पहले दिन में नज़ले ज़ुकाम के बाद में फ्री हो जाता है शुरू के, वो जो है क्या आदमी ये सोचता है कि मैं अब दवाई खानी शुरू करूँ। जैसे ही बुखार होता है, वो बुखार आता इसलिए है कि शरीर के अंदर जो वायरस है उस वायरस को ख़त्म करने के लिए शरीर अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड में जाता है। तो उस बीच में क्या होता है, चूँकि वायरस ये फ्लू है, ये फ्लू कैटेगरी का वायरस है, तो जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी, बलगम की स्थिति होगी। इस बीच में गलती यहाँ हो जाती है कि हम हाई स्टेरॉइड का सेवन करते हैं एलोपैथ का, और हाई क्या करते हैं हम एलोपैथ उसका आपका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, साथ में बुखार को तुरंत उतार देते हैं पैरासिटामोल लेकर। तो जैसे ये तीनों काम एक साथ होते हैं तो जो आपकी स्टेरॉइड मेडिसिन है वो कफ को खुश्क कर देती है, और एंटीबायोटिक्स उसको क्या कर देती है, जो शरीर है उसको लड़ने वाली ताकत है उसको भी ब्रेक कर देती है, चूँकि इम्यूनिटी गिराती है एंटीबायोटिक्स। और साथ में जो बुखार आ रहा है उसको आपने नीचे कर दिया। अब ये उधर तो बलगम खुश्क हो गया, उधर आपका बुखार भी नीचे आ गया, शरीर बिल्कुल डंप हो जाता है। आपने देखा होगा, इसको अच्छी तरह फील करा होगा। लेकिन अगर आपने बुखार आया है तो नॉर्मली आपने सर्दी लगी है तो गर्म पानी पी लिया, कपड़ा ओढ़ लिया, लेट जाइए आराम से, आपने खाने पे ध्यान रखा, आपने अनाज बंद कर दिया। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत तत्काल अनाज बंद कर दिया जाता है, और अनाज बंद करने का उद्देश्य होता है कि भूख मतलब होता है कि फास्टिंग थेरेपी पे ले जाते हैं, यानी कि रोग को भूखा मारो, ये सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जैसे एलोपैथ की दवाइयाँ खाते हैं, उधर तो पहले कुछ खाइए फिर दवाई खाइए, तो अब दवाई भी खाएगा आदमी और रोटी भी खाएगा, उधर पेट के अंदर पड़ा हुआ जो मल है वो भी सड़ने लगता है, चूँकि एंटीबायोटिक्स से आपको कॉन्स्टिपेशन लगना तय है। बुखार जब उतारते हैं तो एंटीबायोटिक्स से आपके आंतों में दिक्कत होनी तय है। तो अब इन दिक्कतों के साथ में आदमी कई दिन, जो युद्ध हमारा 5 दिन में ख़त्म हो सकता था वो 10 दिन 11 दिन चला जाता है एंटीबायोटिक्स। और क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट ये हो जाते हैं कि शरीर में कमजोरी भी हो जाती है, जो कफ खुश्क हो जाता है, वो कफ जो है निकल नहीं पाता है, तो आदमी को और दिक्कतें आती हैं ज़्यादा। तो वहाँ पर फिर क्या है, कफ सिरप चलने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं स्टेरॉइड होती हैं। मतलब लगातार शरीर के साथ में क्या होता रहता है, एक मतलब मैं कहूँगा हिंसा होती रहती है, और आदमी संभल नहीं पाता है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जैसे ही आपको नज़ला जुकाम हुआ है, आप अपना खाना बंद करते हैं, गर्म पानी पिएं, आप काढ़ा बना कर पी सकते हो, और आप जो है आप अपने पानी की जो ठंडे पानी की पट्टियाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हो जब बुखार चढ़े तब। जब बुखार नॉर्मल जाए कोई दिक्कत नहीं है, खाने में आप जो है लिक्विड डाइट पर रहिए, नारियल पानी पीजिए, सिट्रस फ्रूट जूस लीजिए, सलाद खाइए, 3 दिन में तो लगभग रिकवर हो जाता है आदमी। लेकिन अगर वो पूरी सावधानी बरते हैं, होता ही है कि अक्सर मूंग की दाल का पानी पी लेते हैं लोग, वो मूंग की दाल खा लेते हैं। आप बोले कि मूंग की दाल तो जी खाने के लिए बताइए, लेकिन वो भी तो अनाज ही है। इस बीच में यदि हमने नारियल पानी पिया तो नारियल पानी पीने से आपको मिनरल्स मिलेंगे, और बहुत सारे जो शरीर के अंदर डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता है, और शरीर को जो एक युद्ध चल रहा है, जो वायरस से लड़ने वाली तैयारियां चल रही हैं, शरीर को पूरे वो क्या मिलते हैं, टूल मिलते हैं। उधर आप विटामिन सी की हाई पोटेंसी में नेचुरल रूप में लेकर जाते हो किसी भी सिट्रस फ्रूट के द्वारा, चाहे वो मौसमी हो, अनानास हो, है ना, या आपका आंवले का जूस भी उसमें हो सकता है। तो उसको ले जाने से शरीर को लड़ने में ताकत मिलती है। तो ये हमें करना चाहिए, पानी की पट्टी लगानी चाहिए, पेट साफ रखना चाहिए, और हो सके तो एनिमा ले लें, और ये साधारण से बिल्कुल, और आराम करें, रेस्ट करें पूरी तरह से, डीप ब्रीदिंग करें, ताकि अगर बलगम अंदर है तो बाहर निकल जाए। खांसी उठना लाजमी है, खांसी उठना ये संकेत करता है कि अंदर के बलगम को निकालने में खांसी तो सहायक है, और दूसरा कोई तरीका नहीं खांसी करने का, आसान तरीका ही है। लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा उठे तो फिर प्राकृतिक तरीके, आप होठ फुट बात ले सकते हो, गर्म पानी को गर्म पानी में पैरों को रखिएगा, सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखिएगा, आराम से बैठिए कंबल ओढ़कर, तो क्या बलगम आराम से बाहर निकलेगा। खांसी बहुत तेज़ी के साथ में आपको चेस्ट पे पेन नहीं करेगी, आपको पेट नहीं दुखेगा, और आराम से बलगम बाहर निकलेगा। तो इस तरीके को अपनाना चाहिए। लोग इन दिनों जो परेशान आ रहा है, ऑक्सीजन के लेवल गिर रहा है, उधर दवाइयाँ खा रहे हैं, बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, फेफड़े पूरे खुल नहीं पा रहे हैं, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है, तो आदमी क्या होगा, जब आपका जो फेफड़ा पूरा काम ही नहीं कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है, लोग खुल ही नहीं पा रहा हो चूँकि अंदर बलगम भरा हुआ है। अगर इस बीच में स्टीम ली जाती है तो पूरी तरह से पूरा काम करती है, वो बलगम साफ करती है। खाने में अगर हम पूरा सावधानी बरतें तो आराम से बलगम निकलता है। तो ये चीज़ें हमें कर नहीं पाते, इसलिए हम दिक्कतें पैदा होती हैं। और फिर जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल गिरता है तो फिर क्या होता है, हम आर्टिफिशियल मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं,
ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगने से कई बार तो ये गारंटी नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से आदमी रिवर्स हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, चूँकि ऑक्सीजन सिलेंडर से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कई बार तो ऑक्सीजन की जो गुणवत्ता वही प्रश्न चिन्ह लायक है कि लोगों ने सिलेंडर भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है लेकिन उसमें भी ऑक्सीजन भर रखी है, ऐसे भी केस देखने मारे हैं। दूसरा ये है कि अगर आदमी प्राकृतिक तरीके से प्रोन वेंटिलेशन करे, प्रोन वेंटिलेशन ये प्राचीन पूरी तरह से कृत्रिम मतलब श्वसन की प्रक्रिया है, उल्टे लेट जाएं और अपने चेस्ट पर जो है तकिया लगा लें और आराम से साइड में मूव करके आराम से कोई पंखा वगैरह चला लें तो धीरे धीरे सांस लें। आप देखेंगे आपको आराम से गहरी गहरी सांस लेने पर जल्दी जल्दी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में तो आपको ब्रीदिंग सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा और ऐसा आप बार बार करें, इससे आप नॉर्मल होंगे। गलतियाँ ये और जब आदमी वेंटिलेटर पर चला जाता है तब और ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति होती है, तब संभावनाएं और गड़बड़ जाती हैं। चूँकि वेंटिलेशन का मतलब है कि आपको ज़बरदस्ती ऑक्सीजन को फूंकना, और हमारे फेफड़े जो अपनी जो ताल है सांस लेने की जो नेचुरल है प्राकृतिक उसे ही भूल जाते हैं, तो उसमें और ख़तरे होते हैं। तो इसलिए हमें बचाव करना चाहिए। ज़्यादातर तो लोग क्या पैनिक हो रहे हैं, भागम भाग है। एक और बड़ी दिक्कत है कि एक अगर मौत हो गई है किसी कारणवश, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है तो दूसरे वाले व्यक्ति का अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और क्या होगा, आदमी किस में मरेगा, ज़्यादातर डर में ज़्यादा मरेगा। आप देखिए ऑक्सीजन का लेवल तो डर में आप अपने आप ही गिर जाता है, डर में इतना गिर जाता है कि जो नॉर्मल तरीके से आपको बुखार में और सब चीज़ों में नहीं होता, इतना डर में गिर जाता है। और एक पूरे सिद्धांत है प्लेसिबो के, आदमी के दिमाग में आ गई कि यार अब मेरे दिमाग में ये है, मुझे सोचना शुरू कर दिया यार कुछ मुझे ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यार मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा। ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा तो क्या, ऑक्सीजन लेवल गिरेगा ही गिरेगा। फिर क्या होगा, यार मेरी धड़कनें और बढ़ गई हैं, तो बढ़ेगी ही बढ़ेंगी। और एक समाचार सुन लिया आदमी ने कि वो भी गया और फ़ोन आदमी चला रहा है, बोले इसकी वो ओम शांति होगी। अब आदमी इतना डर चुका है कि रिश्तेदारों से लेकर कहीं ना कहीं सूचनाएं आ रही हैं लगातार, और ये डर में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और डर की वजह से ही ऑक्सीजन का लेवल भी गिरा हुआ। देखो आदमी किस किस का वैक्सीन लेगा, किस किस के लिए क्या करेगा, उस सही मायने में उसको अपनी जीवन शैली सही करनी चाहिए। और वो जीवन शैली 1-2 दिन के लिए नहीं करनी चाहिए, उसको लाइफ टाइम करनी चाहिए। उसकी ड्यूटी है, वो ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसके प्रति अपनी ड्यूटी उसको निभा ही नहीं पाता है। अभी जैसे अब कोरोना की बात चल रही है तो आदमी बड़ा डरावा है, कहीं सुनने मारा के लोग बताया जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है, ये तो सब जो विशेषज्ञ हैं उनका विषय है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आदमी अगर किस किस वैक्सीन से बचे को लगवाएगा। आज ये कोरोना है, कल और कोरोना आएगा, कोई और चीज़ आएगी, अनेक चीज़ आएंगी। तो इसलिए जब तक भगवान ने शरीर दिया है उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसकी रक्षा करें। तो बाकी ये है कि जो चल रहा है वो पैनिक है, बहुत दर्दनाक है, बहुत ही मतलब इससे भयावह स्थिति है और अनेक मौतें हो चुकी हैं। और मैं चाहूँगा कि इसके लिए हमें पूरी तरह से घर से लेकर बाहर तक हर एक व्यक्ति को सबसे पहले उनका हौसला अफजाई करें, हौसला बढ़ाएं। किसी भी तरीके से लोग अपने आप में हतोत्साहित ना हो, और मृत्यु जब आएगी, लेकिन कुछ अगर कहीं दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी तरह से हमें प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत पालन करना चाहिए।